नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में, भारतीय भूगोल की कक्षाओं में। पिछली क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ना शुरू किया था। लास्ट क्लास में हमने इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था और 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने बात कर ली थी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, अर्थात ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। हमने भारत का नामकरण अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, यहाँ तक हम सारी बातें कर चुके थे। हमने यह भी जाना था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बहुत बेसिक तरीके से, जितनी हमें अभी आवश्यकता है उन आधारों पर हमने ये जाना था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती। मैं मान के चलूंगा कि यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो गई होंगी। एक बार मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। वहीं देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई हैं। देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। लैटिट्यूड ऐसी लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं। बेस्ड ऑन लैटिट्यूड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइंस होती हैं जो वर्टिकल होती हैं। Based on longitude, India is divided into Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. Sorry, world is divided into Eastern Hemisphere, Western Hemisphere. India lies in the Eastern Hemisphere. ये सारी बातें हमने देखी थी। हमने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 1/3 एरिया सिर्फ इंडिया के पास है, 1/3 क्षेत्र सिर्फ भारत के पास है। हमने यह भी जाना था कि भारत की मुख्य भूमि भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूर है। इंडिया का जो मेनलैंड है, जो कि कन्याकुमारी के केप कैमोरिन से शुरू होता है, वहां से जो इक्वेटर है उसका लेंथ ऑलमोस्ट 876 किलोमीटर के आसपास है। हम आगे बढ़े, हमने भारत के नामकरण की बात की, इंडिया के नोमेनक्लेचर की बात की, जहां हमने देखा कि भारत के 2 औपचारिक नाम हैं, इंडिया के 2 ऑफिशियल नेम हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया नाम जो है वो यूनानियों अर्थात ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, जबकि जो भारत नाम है वो ऋग्वेद में भरत नाम के एक कबीले, संभवतः भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनके पुत्र भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, इनमें से ही किसी से भारत का नाम आया है। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि भारत जम्बूद्वीप का हिस्सा है। 7 बड़े द्वीप रहे हैं, जिसमें जम्बू द्वीप है, शक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शालमल द्वीप है। ऐसे 7 अलग अलग, क्रंच द्वीप है, ऐसे 7 अलग अलग द्वीप देखने के लिए मिलते हैं। जम्बू द्वीप के 9 हिस्से थे, उन 9 हिस्सों में से एक हिस्सा भारतवर्ष का भी था। फिर हम आगे बढ़े, हमने एरिया की बात करी। हमने ये जाना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। मैं ऐसे ही याद करता हूँ, बहुत आसान तरीका है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% बनाता है। बेस्ड ऑन एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने ये चर्चा की कि दुनिया के 7 बड़े देश कौन से हैं मैप के थ्रू। तो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। ये हमने 8 देशों की बात की थी और अर्जेंटीना के बाद आता है कजाकिस्तान। ठीक है, तो हमने 9 देशों के क्रम भी याद किए थे। यहीं पर हमने देखा था कि यूरोप में जो वेटिकन सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है, वो दुनिया की बहुत ही छोटी सी कंट्री है। वहीं पर एक मोनाको है, एक
तुवालू नाम का भी देश है, ऐसे और भी देश हैं, पर वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश है। फिर हमने जनसंख्या की बात की तो हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% बनाता है, जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% बनाता है। हमने यह भी देखा कि फिलहाल, हालांकि जब नया डेटा आएगा तो हम नंबर 1 हो जाएंगे जनसंख्या के हिसाब से, अभी 2011 के हिसाब से हम नंबर 2 हैं, बट एक्चुअल में, रियलिटी में हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो अगले सेंसस का डेटा जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि भारत नंबर 1 हो जाएगा और पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान 20% के आसपास होगा, 20% के आसपास होगा। पर फिलहाल सवाल आपसे 2011 के आधार पर ही पूछा जाता है, तो जवाब आपको यही देना है कि 17.5% अर्थात 17.5%। ठीक है जी। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको हमने पीडीएफ भी पूरा दे दिया था, क्विज भी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट की होंगी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है, और फैक्ट तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे, फैक्चुअल डेटा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आज हमें भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करनी है, इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है प्यारे दोस्तों, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर हम और भी टॉपिक की बात कर लेंगे, समय रेखा, टाइमलाइन क्या होती है, डे नाइट सेविंग टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में हम बेसिक बेसिक बातें करते हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं और डिस्कस करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अर्थात लैटिट्यूडनल, भारत का अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने ये समझ लिया था कि अक्षांश और देशांतर विस्तार का मतलब क्या होता है। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि देखिए सर, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें बहुत सारी ऐसी क्षैतिज रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं बनी हुई हैं, और इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री, एक देश है, यहाँ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एक कंट्री है, ये एक देश है, एक देश का मैप है जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कंट्री का मैप है, मान लेते हैं। क्या जाता है, अब हमें इसका अक्षांशीय विस्तार निकालना है, तो हमें ये देखना होगा कि सर, इस देश का, इस पर्टिकुलर कंट्री का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, अर्थात नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। और फिर हम ये देखेंगे कि यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहां से कौन सी लैटिट्यूड पास हो रही है। तो मान लेते हैं कि यहां से, ऐसा मान लेते हैं कि 10 डिग्री का उत्तरी अक्षांश पास हो रहा है, और यहां से मान लेते हैं कि 8 डिग्री का उत्तरी अक्षांश पास हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं अभी। तो आप कहेंगे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर के बीच में है, ऐसे ही होगा। ठीक इसी तरह आप देशांतरीय विस्तार अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन निकालते समय हम इस बात की जानकारी, हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है। जो वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं, जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अगेन यही देश ले लेते हैं, ये एक कंट्री है इस तरीके से, ओके, ये एक, नेक्स्ट मान लेते हैं कि ये एक कंट्री है, ये एक देश है, इस तरीके से ये यहाँ लोकेटेड है। यहाँ पर फिर हमें क्या देखना पड़ता है, जब भी हम देशांतर की वैल्यू निकालते हैं तो हमें इस बात को देखना है कि आखिर इसका सबसे पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा कौन सा है। तो जैसे माने कि ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये जो हिस्सा है ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है, अर्थात वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर यहाँ से कौन सा देशांतर जा रहा है और यहाँ से कौन सा देशांतर जा रहा है।
दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपने देखा कि सर यहां से जो जा रहा है, मान लेते हैं कि 10 डिग्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से 15 डिग्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो आप कहेंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना है, 5 डिग्री का, 10 से 15। तो ऐसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकाला जाता है, ऐसे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकाला जाता है। अब जरा इसको भारत के कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पहले हमें ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि भारत के सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तभी तो आप देशांतरीय और अक्षांतरीय विस्तार निकाल पाएंगे। तो पहले हम इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तब जाकर के हम इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन निकाल पाएंगे। तो मैप के थ्रू समझते हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो हमारा प्यारा भारत देश है, जब हमारे भारत का मैप आप देखेंगे, जब इंडिया का मैप आप देखेंगे, तो कुछ चीजें आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देंगी, ध्यान दीजिए। देखिए, भारत का अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु देखें, अगर हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखें, अर्थात हम नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो आप पाएंगे कि यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आता है। ये जो इलाका है, लेह लद्दाख का इलाका, यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आता है, लद्दाख लेह में। यहाँ भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको यहाँ दिखाई देगा और इसका नाम है इंदिरा कॉल। नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और यह लेह में, लद्दाख में स्थित है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लद्दाख में। आप देख सकते हैं यहां पर इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में आता है। ठीक इसी तरह आप समझ पाए कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये मुख्य भूमि का भारत है, ये मेनलैंड का इंडिया है, और ये भारत का वास्तविक दक्षिणी बिंदु है। ये 8 डिग्री का अक्षांश है, ये 6 डिग्री। तो अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी, if you are talking about the northernmost point of southernmost point of India, तो वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक अंडमान और निकोबार, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है प्यारे दोस्तों, और अंडमान और निकोबार में यहाँ हमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखने मिलेगा। ये जगह है ग्रेट निकोबार, ये जगह है ग्रेट निकोबार। ठीक, और इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। अब कई जगह पर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, पारसेन बिंदु भी कहा जाता है, इस तरह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब सवाल क्या बनेगा? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कॉल। कॉल मतलब होता है दर्रा, दो पहाड़ को आर पार जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे दर्रा बोलते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है, वो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो ग्रेट निकोबार में है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब आता है मुख्य भूमि का भारत, मेनलैंड इंडिया। तो जो मुख्य भूमि का भारत है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होता है। वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होता है प्यारे दोस्तों, वो हमें इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा और ये है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, और ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है। ये मुख्य भूमि है, क्योंकि ये तो द्वीप है, ये तो आइलैंड है, और यहाँ से मुख्य भूमि की शुरुआत होती है। तो सवाल क्लियर पूछता है आपसे, सवाल में कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। कभी भी सवाल आए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हमेशा उसका जवाब होगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। कभी भी आपसे सवाल पूछे
कि नहीं? मुख्य भूमि के भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो हमेशा जवाब होगा केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। तो अब सर उत्तर भी हो गया, दक्षिण भी हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब हम अक्षांशीय विस्तार निकाल पाएंगे, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन निकाल पाएंगे। पर एक बार हम चर्चा ये भी कर लेते हैं कि पूर्व और पश्चिम के बिंदु कौन से हैं। तो ये पूर्व दिशा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा है। तो आइए एक बार हम ये जान लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो भारत के सबसे पूर्व में जो राज्य आपको दिख रहा है प्यारे दोस्तों, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के सबसे पूर्व में आपको जो राज्य दिख रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ आपको एक जगह मिलेगा किबीथू, एक जगह है यहाँ पर किबीथू नाम की। ये अंजो डिस्ट्रिक्ट है, अंजो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर स्थित है। और ये जो किबीथू है ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये जो किबीथू है, किबीथू, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। कहां पर है? किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। किबीथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से यहां पर आप देख पाए कि ये गुजरात है, और गुजरात में इस जगह पर प्यारे दोस्तों आपको एक जगह मिलेगी, और इस जगह का नाम है गुहार मोती। इस जगह का नाम है गुहार मोती। तो यहाँ आपको गुहार मोती नाम की जगह देखने मिलेगी, और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कौन सी जगह? गुहार मोती। कहां पर है सर? गुजरात में है, गुजरात में। और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब यहीं से एक जनरल क्वेश्चन और बन जाता है अक्षांश और देशांतर पर जाने से पहले कि सर भारत की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, और भारत की विड्थ कितनी है। तो लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? इसी तरीके से, है ना। लेंथ हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे कि सर हमें भारत की लंबाई निकालनी है, तो हम इंदिरा कॉल से शुरू करेंगे, और इंदिरा कॉल से शुरू करके हम ये कन्याकुमारी तक आएंगे। तो जब आप इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक आओगे तब आपको भारत की लेंथ पता पड़ेगी 3214, 3214, 321। 321 तो आपको याद ही रहेगा वैसे भी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ओके, इसको मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा सा, ऐसे लिख दूं चलेगा? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ऐसे ही याद रखना। ठीक इसी तरह हम ये भी देख पाए कि भारत की चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम में। तो ये है प्यारे दोस्तों 2933। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2933 किलोमीटर। तो आप देखिए बहुत अंतर नहीं है, मुश्किल से 200 किलोमीटर का अंतर है। तो लगभग लगभग हम देखें कि भारत की चौड़ाई और लंबाई एक जैसी हमें दिखाई देती है। यहीं से भारत का आकार निकल करके आता है, यहीं से इंडिया का शेप निकल के आता है। भारत को कहा जाता है चतुष्कोणीय। अब अगर आप इनको ध्यान से मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन सब डॉट को आपस में कनेक्ट करें, अगर हम इन सभी के सब डॉट को आपस में कनेक्ट करें, जैसे यहां से यहां हम कनेक्ट करें, यहां से यहां हम कनेक्ट करें, ये भी हम जोड़ दें और इसको भी हम जोड़ दें, तो हम पाएंगे कि भारत एक प्रकार का चौकोर बनाता है। और भारत के आकार को, इंडिया का जो शेप है, इसे कहा जाता है चतुष्कोणीय आकृति वाला देश। इसे कहा जाता है चतुष्कोणीय आकृति वाला देश, अर्थात क्वाड्रेंगुलर कंट्री। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर, चतुष्कोणीय आकृति। तो अभी इतने पॉइंट क्लियर है? बोलो यस और नो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, तो जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। चलो एक बार हम सिंपल बना लेते हैं। इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो हमें यह पता पड़ा कि सर यहाँ पर
क्या है? इंदिरा, यहां पर क्या है? इंदिरा कॉल। किस जगह पर है? लद्दाख पर। ठीक। सबसे नीचे क्या है सर? यहां पर है इंदिरा पॉइंट। यहां पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ठीक। यहां बीच में हमें क्या मिलेगा सर? केप कैमोरिन। कहां पर है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी ये तमिलनाडु वाला रीजन। ठीक। ठीक इसी तरह अगर हम ऐसे देख लें एक बार तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि सर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ आपको मिलेगा गुहार मोती। किस जगह पर है? गुजरात में है। यहाँ क्या मिलेगा सर? यहाँ मिलेगा किबिथु। और ये किस जगह पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बढ़िया। अब लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और ये शेप कैसा बन रहा है? क्वाड्रेंगुलर, अर्थात चतुष्कोणीय। हो गया याद। ठीक। सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व, तो ये हो गए जी इंडिया के बिंदु। अब जब हम इतना जान चुके हैं तो अब हमारे लिए ये आसान है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकालना, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन निकालना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि भारत के फार मोस्ट पॉइंट कौन से हैं, भारत के सुदूर बिंदु कौन से हैं, भारत की लंबाई क्या है, भारत की चौड़ाई क्या है, और भारत का किस तरह का आकार बन रहा है। यह भी आप मान के चलिएगा कि भारत की लंबाई और चौड़ाई लगभग एक जैसी है। इंडिया की लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट एक जैसी है, 200-250 किलोमीटर का ही अंतर है। हालांकि लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम आते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, भारत की शुरुआत कहां से हो रही थी? तो आप सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार निकालना है, लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ सर? हमें यह समझना है कि ये भारत किन अक्षांश रेखाओं के बीच में आ रहा है, यही समझना है ना। तो चलो, भारत की शुरुआत कहां से हो रही है सर? भारत की शुरुआत यहाँ, ये जो ग्रेट निकोबार वाला इलाका है, यहां से भारत की शुरुआत हो रही है। तो हमें यह पता करना है कि यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहां से कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहां से जो अक्षांश गुजर रहा है वो है 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। एक्चुअली ये शो किया जाता है ऐसे, एक अक्षांश रेखा होती है ना, तो उसमें डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड, ऐसे डिवाइड किया जाता है। अब हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा, हमेशा नदर्न लैटिट्यूड होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा प्यारे दोस्तों कि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया कंप्लीटली लाइज ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर। यही कारण है कि हमेशा ये उत्तरी अक्षांश ही होगा, हमेशा ये नदर्न लैटिट्यूड ही होगा। ठीक है, हमेशा ये उत्तरी अक्षांश होगा, हमेशा ये नदर्न लैटिट्यूड ही होगा। ठीक, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलो, तो ये भारत की शुरुआत हो गई, इंडिया की स्टार्टिंग हो गई। लेकिन मुख्य भूमि के भारत की शुरुआत कहां से होती है सर? मुख्य भूमि का भारत तो कन्याकुमारी से शुरू होता है, अर्थात केप कैमोरिन से शुरू होता है। तो यहां तक आते आते ग्रेट निकोबार से थोड़ा ऊपर हम चले गए तो अक्षांश बढ़ जाता है, और 2 डिग्री का अंतर आता है। तो ये हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। और हमेशा नॉर्थ लैटिट्यूड ही होगा, नॉर्थ के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। रीजन आप जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की शुरुआत, अगर आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अगर इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा। यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है। फिर आप ग्रेट निकोबार से ऊपर जाएंगे, आपने कहा कि हमको मुख्य भूमि के भारत जाना है, मेनलैंड इंडिया जाना है, तो आपको कन्याकुमारी का केप कैमोरिन मिलेगा। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट का लैटिट्यूड है। ठीक है, अब हम ऊपर चले गए, पूरे देश हमको मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 30, ऐसे होते 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 हम पहुंच गए यहाँ। ये कौन सी जगह है?
सर यही है इंदिरा कॉल। और जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इट इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यहां जो अक्षांश रेखा यहां से जा रही है, जो लैटिट्यूड यहां से जा रहा है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड। वो है 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड। 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। 33 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश। 33 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश। तो यही है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यही है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। एक बार वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार वर्ल्ड मैप में यही चीज आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। यही होता है साथियों बेस से पढ़ना। इसी को हम बोलते हैं कि हाँ सर हम बेस से पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब इसमें अगर हम इस अक्षांशीय विस्तार को देखने की कोशिश करें तब हमें समझ में आएगा कि सर ये जो ग्रेट, ये यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार वाला इलाका दिखेगा। तो यहाँ से जो अक्षांश जा रहा है, यहाँ से जो अक्षांश जा रहा है, ये 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। ठीक इसी तरीके से जब कन्याकुमारी आप पहुंचे तो यहां से जो अक्षांश जा रहा है, यहां से जो लैटिट्यूड जा रहा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। और ठीक इसी तरह प्यारे दोस्तों यहाँ अर्थात लद्दाख वाले क्षेत्र से जो अक्षांश जा रहा है, ये कितने का है? तो ये आप देख पाएंगे ये 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी। ये होता है मतलब भारत के अक्षांशीय विस्तार का, ये होता है मतलब इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलना। 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। क्वेश्चन हमेशा क्लियर रहेगा। कभी भी सवाल पूछे भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इंडिया का मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, जवाब दोगे 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। और कभी भी पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक। ये चीजें कब याद होती हैं? जब मैप बना करके प्रैक्टिस करोगे। और अब बिल्कुल क्लैरिटी होगी इन सभी चीजों को लेकर के, ऐसा मेरा मानना है साथियों। चलिए, अक्षांशीय विस्तार तो हो गया सर, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया, हमने देख लिया कि यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो अब देशांतर की बात कर लेते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में कि देशांतर रेखा कौन सी है। तो पहले हम यहाँ पे लंदन है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। हाँ, यहाँ से 0 है यहाँ लंदन वाले इलाके में, फिर 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो जब आप यहाँ पहुंचे इस पर्टिकुलर इलाके में, तो यहाँ हमें कौन सी जगह मिली प्यारे दोस्तों? तो यहाँ हमें गुहार मोती मिला। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, यहाँ से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है। तो हमने देखा और हमने पाया कि सर यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, ये है 68 डिग्री, ये है 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये है 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर। देशांतर में हमेशा पूर्व रहेगा, क्यों? क्योंकि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। 68 डिग्री का ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हमेशा ईस्ट रहेगा। रीजन? क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में। अब भारत आगे बढ़ा, 68 69 70 75 85 ऐसे आगे होते गया होते गया होते गया। और हम कहां पर पहुंच गए? सर हम पहुंच गए किबिथु। हम कहां पहुंच गए? सर हम किबिथु पहुंच गए, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो यहां से जो लाइन जा रही है, किबिथु से जो लाइन जा रही है प्यारे दोस्तों, ये है 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये है 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांत। 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांत। 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी
देशांतर। ठीक है, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। अब इसी को एक बार वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो जब वर्ल्ड मैप आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी। जैसे ही आप विश्व का मानचित्र खोलोगे, वर्ल्ड मैप में इस बार ये वाला ले लेता हूँ, जैसे ही आप ये मैप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देखिए ये जो पर्टिकुलर इलाका है, यहाँ से कौन सा लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों, 68 डिग्री। ठीक है, यहां से कौन सा जा रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ ये जो किबिथु वाला इलाका है, यहां से कौन सा जा रहा है साथियों, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है, ये देशांतरीय विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। इस तरीके से ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। लीजिए हमारा काम बन गया। यही तो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक, अब समझ पाइए कुछ और बातों को। कई बार ना अंतर पूछ लिया जाता कि भारत के देशांतर में कितना अंतर है। तो रफली आप देख पाए कि ये 68 है, इसको अगर हम 98 मान लें रफली, तो लगभग लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय अंतर है, 29 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। यहां से यहां तक 29 डिग्री का देशांतरीय अंतर है, 29 डिग्री का। वहीं अगर आप देख पाए ये 37 है, और अगर हम मुख्य भूमि से बात करें 38, तो ये भी कितना आता है, ये भी ऑलमोस्ट 29 ही आता है। आप माइनस कर लीजिए, आप 37 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो लगभग 29 आ रहा है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर लगभग एक जैसा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक, ऑलमोस्ट। और ये हमने देखा भी कि भारत की जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है, और भारत की जो विड्थ है वो 2933 किलोमीटर है। हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी बिंदु। आइए इन सबको एक बार हम पीपीटी में देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से ये चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, एक सेकेंड। हर चीज दी गई है, बस समझ में आना चाहिए। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, एक बार आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, फिर आप भूलोगे तो नहीं, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर नहीं भूलोगे आप। ओके, ये देखिए, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ये तो बेहम वगैरह के बारे में हमने बात की थी, अक्षांश देशांतर। ये देखें, इसमें सबसे पहले सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर ये कौन सा बिंदु है, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। और यहाँ ग्रेट निकोबार है, 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये अलग अलग नाम दिए। सबसे पश्चिम में कौन सा है, गुहार, मोती, गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लैंगिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, किबिथु, किबिथु में सबसे पूर्वी बिंदु है, 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर यहाँ भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है, ये क्वाड्रेंगुलर कंट्री है, और यही चीज यहाँ दी गई है। लेंथ कितनी है, 3214, विड्थ कितनी है, 2933, और ये सारी बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। वही बात जो यहाँ लिखी है वो बात हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। इन चीजों को ना रिकॉल करना पड़ेगा, मैप आपको रखना पड़ेगा। कुछ ब्लैंक मैप अगर आपके पास रह गए ना, तो बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को रिकॉल कर पाओगे, अच्छे तरीके से आप चीजें समझ पाओगे, और आप खुद देखोगे कि हाँ बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से, बहुत सारी बातें क्लियर है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं आप, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब थोड़ी सी चर्चा ना हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में कर लेते हैं,
थोड़ी सी चर्चा हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में और कर लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार भारत का किस प्रकार का है, अर्थात लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन इंडिया का किस तरह का। इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि भारत से कौन सी रेखा निकलती है, कहाँ से निकलती है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो, अक्षांश रेखाओं में ना कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं। जब भी आप लैटिट्यूड की बात करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा भूमध्य रेखा का, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं या महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो एक रेखा जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने बात की हुई है, ये है भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर। ठीक, ये है भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर। ठीक है, ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को हम इक्वेटर का नाम देते हैं। इसी को हम इक्वेटर का नाम देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो भूआभ आकार की है, जियोइड है। और हमारी पृथ्वी दो तरह की गतियां कर रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है। मतलब अक्ष पर घूमने का मतलब यह है, एक्सिस पर घूमने का मतलब यह है कि इस तरह से हमारी अर्थ घूम रही है। दूसरा, ये सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, लाइक दिस। ये सन के भी चारों ओर इस तरीके से घूम रही, तो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सन के चारों ओर घूम रही है। इसी को हम रेवोल्यूशन और रोटेशन बोलते हैं। इसी को हम घूर्णन और परिक्रमण के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। अब इस वजह से होता यह है कि अगर पृथ्वी एक जैसी होती, एक जगह रुकी होती, तो पृथ्वी पर एक जैसा तापमान पड़ता। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है, जियोइड है। तो हर जगह पर सूर्य ताप भी अलग अलग होता है। जैसे इस वाले एरिया पे, जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमेशा आप देखोगे कि सूर्य की किरणें इस तरह का केंद्र बनाएंगी, सन रेज इस तरह का, फिर यहाँ से वो तिरछी होती चली जाएंगी, यहाँ से वो इस तरीके से टिल्ट होती जाएंगी। तो जो सन रेज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, सूर्य किरणों की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह हमें अलग अलग तापमान मिलता है, हर जगह पर डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक इसी तरह चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, यही कारण है कि हर जगह दिन और रात की अवधि अलग होती है, डे और नाइट का ड्यूरेशन अलग होता है। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि लगभग एक जैसी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, आप पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, दिन और रात की अवधि बदलती रहेगी। जब ठंड का मौसम आता है तो ऊपर जाने पर दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तब ऊपर जाने पर दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो दिन और रात की अवधि की बात कर रहा हूँ, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो भी भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर बदलती। ये सब इसी आधार पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं बताई गई हैं, इसी आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बनाए गए हैं। जैसे एक अक्षांश रेखा बनाई गई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। ठीक इसी तरह बनाया गया है 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। ये जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, और इसे कर्क रेखा कहा जाता है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से यहाँ पर है 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड, और इसे हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये मकर रेखा है या ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्यों आपको बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा प्यारा भारत देश अक्षांशीय विस्तार कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है? तो आप कहोगे कि सर 6 डिग्री से शुरू हुआ था और 37 डिग्री पे खत्म हुआ था। इसका मतलब हमारे भारत से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? तो हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है, हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर एक और लाइन होती है प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक और लाइन देखने के लिए मिलेगी और इस रेखा को कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर कौन सा महासागर है? तो यहाँ आर्कटिक महासागर है, तो इसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, इसे आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आपको वो लाइन देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर भी आपको वही रेखा देखने के लिए मिलेगी, 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड। और यहाँ कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ अंटार्कटिक है तो नाम पड़ गया अंटार्कटिक सर्किल, यहाँ आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन है, तो नाम पड़ गया आर्कटिक वृत्त। अब यहीं पर प्यारे दोस्तों आप देख पाओगे कि जब ये खत्म होता है तो यहाँ 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश आता है, 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश आता है, 90 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड आता है और इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। और ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश आता है, 90 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड आता है और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ, इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ। अब ये चीजें जरूरी क्यों है ये भी समझ ली। हमने ये तो देख लिया कि भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। पहले उस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर दोबारा हम इस डायग्राम पे आएंगे और जलवायु वाली अवधारणा भी समझेंगे, क्लाइमेट वाला कंसेप्ट भी समझेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल आ गया है कि सर आपने कहा कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होकर के गुजरती है, तो ये बताना होगा कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और क्या कर्क रेखा के अलावा कोई और अक्षांश है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से गुजरता है। तो आइए दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, अर्थात जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर के जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आइए देखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो गुजरात से होती है, गुजरात, फिर वो राजस्थान जाती है। ठीक है, एक मिनट जी। तो गुजरात से शुरुआत होती है, राजस्थान जाती है, मध्य प्रदेश जाती है, यहाँ छत्तीसगढ़ वाले इलाके को क्रॉस करती है, झारखंड को क्रॉस करती है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करती है, यहाँ त्रिपुरा को क्रॉस करती है और मिजोरम को क्रॉस करती है। तो इतने राज्यों से ये होकर के गुजरती है। देख पाइए कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई। तो सर सबसे पहले हमें यहाँ गुजरात मिला, नंबर 1। गुजरात के बाद राजस्थान, नंबर 2। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के तो ऑलमोस्ट 20 से निकल गई है। फिर छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा राज्य है? सर त्रिपुरा है। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम है, मिजोरम। देखो अरुणाचल, नागमणि, यह साथ में ही रहते हैं। नागमणि, नाग मतलब नागालैंड, मणि मतलब मणिपुर। ठीक है, तो नागमणि से ही याद रखना, नागालैंड और मणिपुर, उनके नीचे क्या आता है? मिजोरम।
तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और 8 का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्रम कैसे पूछेगा? जैसे मान लीजिए एग्जाम में उसने पूछ लिया कि अच्छा भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो आपने कहा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। अच्छा नाम बता दीजिए, तो आपने नाम बता दिए कि सर गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान जाती है, फिर ये मध्य प्रदेश जाती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है, झारखंड जाती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। आपने ये नाम बता दिए। अब वो क्या करता है एग्जाम में कि इनमें से 4-5 का नाम दे देता है और फिर आपसे कहता है कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट जमाओ, इन्हें वेस्ट टू ईस्ट जमाओ या ईस्ट टू वेस्ट जमाओ। ठीक है, या तो आपसे प्रश्न दे देगा कि इन्हें पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जमाओ, या प्रश्न दे देगा कि इन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाओ, या प्रश्न दे देगा कि इन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाओ। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। उसने एक ऑप्शन दे दिया छत्तीसगढ़, एक ऑप्शन दे दिया झारखंड, एक ऑप्शन दे दिया मिजोरम और एक ऑप्शन दे दिया उसने आपको गुजरात। और फिर आपसे कह रहा है कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट, या फिर एक प्रश्न में कह रहा है इन्हें ईस्ट टू वेस्ट जमाओ। हमेशा बेसिक्स पे जाया करो, कभी भी लपक के आंसर मत दिया करो। ये बहुत बुरी आदत होती है कि हम तुरंत बिना सोचे जवाब देते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। आपने कैसे याद किया है? आपने ऐसे याद किया है कि सर गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कैसी दिशा है? सर ये जो दिशा है ये तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। और अगर मैं उल्टा बोलूं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, तो ये कैसी होगी? सर अब अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो ये दिशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। बस इतना ही तो करना है। ये बना लिया डायग्राम। अब इसमें से सवाल पूछा है कि अच्छा ये 4 राज्य दिए हैं, इन्हें पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाना है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा आएगा? तो सर नंबर 1 पे है गुजरात। ठीक है, इसमें से नंबर 2 पर कौन सा है? तो देख लो भाई साहब, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो नंबर 2 पे कौन सा? राजस्थान, एमपी, फिर है छत्तीसगढ़। तो नंबर 2 पर आ गया छत्तीसगढ़। नंबर 3 पर कौन सा आएगा? झारखंड की मिजोरम? तो समझ में आ रहा है, झारखंड आएगा। और नंबर 4 पे कौन सा आएगा? मिजोरम आएगा। अब उसने कहा कि इन्हें पूर्व से पश्चिम जमाओ, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर पर फिर मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? झारखंड। देख लो यहां से, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो दूसरे पे झारखंड आ जाएगा। तीसरे पे कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? गुजरात। लीजिए आंसर बन गया। ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम का लेवल थोड़ा बदल चुका है। आपको अपनी तैयारी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, है ना। पुराने तरीके सिर्फ ये पूछ लेता था कि राज्यों की संख्या कितनी है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है। पर अब उसने एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है, परीक्षाओं के पैटर्न बदल रहे हैं और उसी अनुरूप अब सवाल भी आ रहे हैं, उसी के हिसाब से अब क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 राज्यों से जाती है। अब एक नया सवाल आया। आप 2 साल पहले एक सवाल देखेंगे, पहले सिर्फ सवाल पूछा जाता था कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने राज्यों से जाती है? तो आप जवाब दे देते थे कि 8 राज्यों से जाती है। एक बहुत अच्छा सवाल, शायद मैं भूल रहा हूं, यूपी बिहार एक एग्जाम में पूछा गया। उसमें पूछा गया कि वो कौन सा अक्षांश है, वो कौन सा लैटिट्यूड है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर के गुजरता है, जो भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर के गुजरता है। कितना प्यारा सवाल, कितना अच्छा सवाल है और वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ऐसे हम जनरली सोचते नहीं हैं इन चीजों को लेकर के कि वो कौन सा अक्षांश रेखा है
वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर के गुजरती है? हमें लगेगा यार ये तो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री का ही अक्षांश होना चाहिए। ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो अक्षांश है 24 डिग्री का अक्षांश, 24 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। इसके जस्ट ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर है इसके 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से। और ये क्या करता है, इसमें 2 राज्य और बढ़ जाते हैं। 8 राज्य तो वही हैं जो थे, इसमें 2 राज्य बढ़ जाते हैं, यूपी और मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर। तो ये 2 राज्य इसमें बढ़ जाते हैं, तो ये 10 राज्यों से होकर के गुजरता है। जो 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है वो भारत के सर्वाधिक राज्यों से गुजरने वाला अक्षांश है। ये इंडिया के मैक्सिमम स्टेट से क्रॉस होने वाला लैटिट्यूड, सर्वाधिक राज्यों से गुजरने वाला अक्षांश है। कौन सा अक्षांश? 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। कितने राज्य हैं? 10। 8 कर्क रेखा वाले, 8 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, फिर उसमें यूपी ऐड कर दीजिए और यूपी के साथ साथ यहाँ मणिपुर ऐड कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा और हम अक्षांश रेखा पर कर लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं साथियों। ये अक्षांश रेखा की क्या कहानी है, उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य कौन से हैं, इन सारी बातों को भी हम एक बार जान लेते हैं। देखो, अक्षांश रेखा जो है, सॉरी कर्क रेखा जो है, माफ कीजिए, कर्क रेखा, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है, डिस्कस हो गया। याद रखना यहाँ एक नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले इलाके में, जिसका नाम है माही नदी, माही रिवर। आगे हम पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती, जिसे या जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, मींस मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे है तो वो नदी ऐसे बहती होगी, इस तरीके से, ऐसे, तो उसने 2 बार कर्क रेखा को काट दिया, लाइक दिस। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही रिवर है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार सवाल ये भी पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा कौन सा राज्य की राजधानी बिल्कुल करीब है, तो रांची एक ऐसी कैपिटल है जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, बिल्कुल। इसी तरीके से अगरतला भी बहुत पास में है, अगरतला जो कि त्रिपुरा है, ये भी बहुत पास में है। रांची बिल्कुल ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है, ठीक है। भोपाल भी बहुत पास में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, गांधीनगर भी। रांची बिल्कुल एग्जैक्ट पास में माना जाता है कि ये कर्क रेखा पर ही लगभग स्थित एक राजधानी है। बाकी ना ये मैप से याद रख लेना, जयपुर काफी दूर है। अब होता क्या है ना, एग्जामिनर फंसाता कैसे, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और गुजरात से कर्क रेखा जा रही है तो ये पास में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहां से कर्क रेखा जा रही है, बिल्कुल, और ये भी आपको ऑलमोस्ट पास में ही मिलेगा। अब फंसाएगा कैसे ये समझो, राजस्थान से भी कर्क रेखा जा रही है, राजस्थान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, लेकिन जयपुर बहुत दूर है, जयपुर इज फार। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जा रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, रायपुर से भी बहुत दूर है। ऐसे एग्जाम में फंसाता है। फिर उड़ीसा से तो नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है भुवनेश्वर तो काफी दूर है, देख पा रहे होंगे आप लोग। कोलकाता, कोलकाता भी एक दूरी पर है, बहुत पास तो नहीं है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगरतला, आइजोल बहुत पास में है जो कि मिजोरम की राजधानी, ये सब। लेकिन रायपुर दूर है, जयपुर दूर है, कोलकाता भी थोड़ा दूर ही है कर्क रेखा से। और कहां है ये भी याद रखना, कोलकाता, रायपुर, कोलकाता, रायपुर, ये सब कर्क रेखा के नीचे हैं, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, ये कर्क रेखा के ऊपर है। बहुत ध्यान से आप मैप देखोगे ना तो इन सवालों को कभी गलत नहीं करोगे कि कौन सा राजधानी, कौन सा शहर पास है, कौन सा शहर दूर है, ये पता चलना चाहिए मैप देख करके। पटना
ऊपर है, भुवनेश्वर नीचे है। यहाँ इम्फाल, कोहिमा, दिशपुर, शिलोंग, ईटानगर ये सब ऊपर है, ये सब ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये सब नीचे है। देख पाइए, चाहे मुंबई की बात कर लें, रायपुर, हैदराबाद, यहाँ अमरावती, यहाँ पणजी, ये बेंगलुरु, ये सब नीचे है। तो मैप को बहुत अच्छे से देखा करो तो वो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। रांची से तो एग्जैक्टली बिल्कुल जाती है वो, रांची से तो बिल्कुल पास करती है, भोपाल के भी क्षेत्रों से जाती है, ठीक है, तो इन सब से बिल्कुल पास करते हुए बढ़ती है। पर सवाल में यहां फंसाता है कि अच्छा राजस्थान से जाती है तो जयपुर कहाँ है, भुवनेश्वर से जाती है तो ये कहाँ है। इस तरह के सवालों में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो माही नदी याद रखिएगा, कर्क रेखा। अब बेसिक पे चलते हैं। एक कंसेप्ट हमने आपको समझाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने आपसे कहा था कि जो अक्षांश रेखा होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ना, इसके आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं, इसके बेसिस पर हम क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। याद आ रहा है? तो अब हमें भारत की जलवायु को भी समझना चाहिए, इंडिया के क्लाइमेट को भी समझना चाहिए, थोड़ा और बेसिक पे चलना पड़ेगा। देखिए, सूर्य की रोशनी किस क्षेत्र, सॉरी, सूर्य का ताप, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं या सूर्य तप कहते हैं, सोलर हीट कहते हैं, सोलर एनर्जी, इंसोलेशन, ये सारे वर्ड होते हैं। किस क्षेत्र को कितना सूर्य तप मिल रहा है, किस एरिया को कितना इंसोलेशन मिल रहा है, इस आधार पर हमारी पृथ्वी में 3 ताप कटिबंध हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारी अर्थ पर 3 हीट जोन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ताप कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब एरिया। तो किस क्षेत्र को कितना सूर्य ताप मिल रहा है, किस एरिया को कितना इंसोलेशन या सोलर एनर्जी, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, सोलर लाइट अलग होती है। अब ठंड में भी ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं निकलता, ठंड में भी सूरज निकलता है, धूप होती है, लेकिन फिर भी हमें ठंड लगती है क्योंकि सूर्य हमसे दूरी पर है। तो उसकी लाइट तो हम पर पहुंच रही है, पर वो सीधी 90 डिग्री का कोण बना के नहीं पहुंच रही है, वो थोड़ा सा तिरछा हम तक पहुंच रही है। तो लाइट तो आ रही है पर हीट नहीं आ रही, लाइट आ रही है पर हीट नहीं आ रही है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो यहां इसको आपको समझना होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या मामला है। तो 3 ताप कटिबंध बनाए गए हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण। में एक बॉक्स बना के लिख देता हूं, बहुत क्लियर आपको दिखेगा। ये जो पूरा एरिया आप यहां देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। इस पूरे एरिया को ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहा जाता है, ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहा जाता है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिसीव होता है, इसलिए इस क्षेत्र का तापमान ज्यादा रहता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये जो इलाका है प्यारे दोस्तों, अर्थात कर्क रेखा से लेकर के ये जो इलाका अब आप देख पाएंगे, ये जो क्षेत्र है, लेकिन हाँ, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, और यहां पर मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, यहां पर मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल पर। यहां थोड़ा सा कम तापमान आ पाता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। यहां थोड़ा सा कम तापमान आने लगता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। तो ये जो इलाका है, इस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध,
ठीक है। फिर इसके ऊपर एक एरिया देखिए आप, यहां आपको मिलेगा, ये पर्टिकुलर इलाके की हम बात करेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर इलाका आप देख रहे हैं प्यारे मित्रों, अर्थात आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और यहां अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल, यहां अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल। यहां बहुत ही कम हीट आती है, लाइट आती है। यहां तो 24 घंटे का दिन भी होता है पर हीट नहीं आती। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें ऐसे तिरछी हो जाती हैं। तिरछी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी का आकार भूआब है, एक प्रकार से गोल है। ठीक है, तो यहां बहुत बहुत ठंड होती है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध। इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। इसे क्या कहा जाता है? फ्रिजिड जोन। आइए यही चीजें एक बार आपको बढ़िया इमेज में दिखा देते हैं, अच्छे तरीके से आपको इमेज में ये सारी बातें दिखा देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रिजिड जोन, ये देखिए, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, किसके बीच में? कर्क और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ये यहां पर टेम्परेट जोन और यहां पर टेम्परेट जोन, यहां भी शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध। किसके बीच में? कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। यहां देखिए पोलर जोन, इसको पोलर जोन भी बोलते हैं, फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र भी बोलते हैं, शीत कटिबंध भी बोलते हैं, चलेगा। तो ये आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, यहां अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव। तो ये पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं। तो आपने भारत के बारे में ना एक शब्द सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने ये वर्ड स्कूल में, कि सर भारत की जो जलवायु है ना, इंडिया का जो क्लाइमेट है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इट इज ट्रॉपिकल, इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इसका मतलब क्या होता है और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आइए जान। देखिए, जब आप भारत को देखते हो, इंडिया को जब आप देखते हो, तो भारत की लोकेशन कुछ ऐसी है। इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो यहां है, लाइक दिस, सॉरी, ऐसे। ये भारत की लोकेशन है और भारत का ज्यादा बड़ा हिस्सा कर्क रेखा से ऊपर है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें, तो इंडिया का कर्क रेखा के ऊपर जो भाग है उसका क्षेत्रफल कर्क रेखा के नीचे वाले भाग से ज्यादा है। द एरिया नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया इज लार्जर देन द एरिया साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर ये वाला आप डायग्राम देखो, दिख नहीं रहा है आपको, इसको इस तरीके से बना देता हूं मैं, अभी एक बॉक्स के रूप में बना दे रहा हूं प्यारे दोस्तों। ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश, ये हमारा इंडिया, ये इस तरीके से हमारा भारत देश है। और आप क्लियरली ये बात देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि सर हमारा ज्यादा बड़ा एरिया कहां पर है। तो हमारा ज्यादा बड़ा जो क्षेत्र है, जो हमारा ज्यादा बड़ा एरिया है, वो कर्क रेखा के ऊपर है और कर्क रेखा के नीचे इतना है। ठीक है, मैं इसको कलर भी दे देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप देख पाइए, ये क्लियरली आपको विजिबल है कि भारत का ज्यादा बड़ा जो एरिया है वो आपको कर्क रेखा के ऊपर दिखाई देगा। तो इस आधार पर हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो सर इस आधार पर हमारी जो जलवायु है वो तो शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय।
ठीक है, या फिर ऐसा बोल दीजिए सर कि हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्णकटिबंधीय भी है, क्योंकि हमारा ज्यादा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। और अभी आपने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट जोन चालू हो जाता है। हमारा ज्यादा बड़ा क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है। और अभी आपने बताया कि कर्क रेखा के ऊपर से शीतोष्ण कटिबंध की शुरुआत हो जाती है। तो भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं है? Why we are calling it tropical climate? Why are we not calling it that India's climate is temperate? Reason. रीजन है द माइटी हिमालय। कारण है हिमालय पर्वत। एक ही कारण है प्यारे दोस्तों, द माइटी हिमालय। बहुत बड़े हिमालय पर्वत। हिमालय से बड़ी पर्वत, हिमालय से ऊंची, हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला। तो हिमालय क्या करता है कि इन सब चीजों को रोक देता है। देखो, यहां से आती हैं बहुत ही ठंडी हवाएं, यहां से आती हैं बहुत ठंडी हवाएं, वेरी कोल्ड डेजर्ट कमिंग फ्रॉम रशिया एंड दिस रीजन, साइबेरियन हवाएं, इन सबको हिमालय रोक देता है। और यहां से जो गर्म मानसूनी हवाएं जाती हैं उनको भी ये बाहर नहीं जाने देता, उनको भी ये बाहर नहीं जाने देता। तो जब ठंडी हवाएं अंदर आ ही नहीं पाती हैं और ये हवाएं यहां से क्रॉस नहीं हो पाती हैं, यही कारण है कि भारत का बड़ा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में होने के बाद भी, भारत का बड़ा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में होने के बाद भी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है बिकॉज ऑफ हिमालय। हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि उन ठंडी हवाओं को अंदर नहीं आने देता और भारत का तापमान बहुत नीचे नहीं हो पाता, इंडिया का टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं हो पाता। तो यही कारण है कि हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। सर आपने एक शब्द तो समझा दिया कि उष्ण कटिबंधीय, लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग और किया कि भारत की जलवायु तो मानसूनी भी है। मानसून का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? मानसून आवर्ती हवाएं हैं, पीरियोडिक विंड है। मानसून हवाओं को कहते हैं, पवनों को कहते हैं। तो मानसून आर पीरियोडिक विंड्स। मानसून आवर्ती हवाएं हैं। आवर्ती हवाओं का मतलब यह होता है कि ऋतु के अनुसार वो अपनी दिशा को बदल देते हैं, सीजन के हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ऋतु के अनुसार वो अपनी दिशाओं को बदल देते हैं प्यारे दोस्तों। बेस्ड ऑन द सीजन दे चेंज देयर डायरेक्शन। तो अब वो क्या होता है कि मानसूनी ऐसी हवाएं हैं कि जैसे जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो वो हवाएं ऐसे चलने लगती, लाइक दिस, हिंद महासागर से भारत की तरफ, और यही भारत में पानी लेकर के आती है। लेकिन अब जबकि ठंड का मौसम आ चुका है तो यही हवाएं इस तरीके से चलने लगी, सेम विंड ये इस तरीके से चलने लगी। तो उन्होंने अपनी दिशा बदल दी, उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो भारत में मानसूनी जलवायु का प्रभाव रहता है। इंडिया में मानसून का क्लाइमेट होता है पूरी तरीके से। 6 महीने मानसूनी हवाएं इस तरीके से चल रही हैं और 6 महीने मानसूनी हवाएं इस तरीके से चल रही हैं। यही कारण है कि हम भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय मानसून का यूज करते हैं, या भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं। तो ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। आइए एक बार इन सभी बातों को देख लेते हैं। तो देखिए, अक्षांश के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अर्थात ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। कारण क्या है? हिमालय, रीजन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये मैप भी बना हुआ है। 24 डिग्री का अक्षांश अधिकतम 10 राज्यों से जाता है। इसमें 2 राज्य बस ऐड कर दीजिए, यूपी और मणिपुर। माही नदी को कर्क, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, रीजन है हिमालयाज, ये सारी। ठीक है जी। तो ये साथियों, आज की क्लास में हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार डिस्कस कर लिया, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन डिस्कस कर लिया।
अब कल की जो हमारी क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, उसमें हम भारत के राज्यों को जानेंगे, हम भारत के समय क्षेत्र को भी जानेंगे कि इंडिया का टाइम ज़ोन किस प्रकार से काम करता है, भारत में कैसे-कैसे समय क्षेत्र बनाए गए हैं, डेलाइट सेविंग टाइम क्या होता है, ये बेसिक बातों की चर्चा भी हम करेंगे। तब तक आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिकॉल कीजिए, अच्छे से पढ़िए और क्विज़ लगाते रहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।